आवाज आ रही है मेरी? चलिए। सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार आप यस कर दें। क्या मैं विजिबल और ऑडिबल हूं? और आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। चलिए। और ये हमारे लिए काफी एक कह सकते हैं कि सपने से कम नहीं है। मतलब कहाँ सोच पाते थे हम लोग, हाँ, चांद पे चले जाएंगे, बताइए। यहाँ से कमांड देना 3,84,000 किलोमीटर दूर है गजब की बात। लेकिन खैर, संभव तो सब कुछ होता ही है दुनिया में। हाँ। आइए, थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। पहले ही दिन या थोड़ी सी ही देर में सब कुछ आपको नहीं मिल सकता। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके, दिन पर दिन जो आपको आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ। एक बच्चा कह रहा है, सर नया टॉपिक कब से स्टार्ट होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से ही शुरू होने वाला है। ठीक है। चलिए, आइएगा शुरुआत करते हैं। पहले हमारी ये 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम निपटा लेते हैं। 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। बात पर वही है यार, मतलब अब मुझे कुछ चीजें मतलब थोड़ी सी अजीब लगती हैं। हालांकि वो मेरा परसेप्शन है, आप लोगों का नहीं हो सकता है। यार उनको मौका देना चाहिए था, है ना। के सिवान को पिछले मतलब 2019 में जिन उनका फेल हुआ, लीड मतलब दिखे ही नहीं बेचारे। उनका मतलब एक होना चाहिए था एक भाषण। लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा था कि कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। खैर कोई नहीं, अपन को क्या है, जाने काम जाने उनका। हम्म। और मेरे को क्या मॉडिफिकेशंस लग रहे थे। मेरे को ये लग रहा था कि भाई फोकस, मतलब जब उतार दिया तो उसके बाद थोड़ा बहुत चला भी देते तो मजा नहीं आ जाता क्या, वहीं की वहीं। खैर अपन को क्या लेना देना। अपन तो खुशी में खुश हैं, और जो भी उनके हाथ में लिखा है वो लिखेंगे। आइए, पी और क्यू 2250 और 3,000 रुपए की शुरुआती निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश कर जाते हैं। 6 महीने बाद पी 500 रुपये लगाकर और निवेश किया, और क्यू ने 500 रुपये वापस ले लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो पी है और क्यू है। अब ऐसी ऐसी बातें हैं कि 2250 एक है, 3,000 रुपया भुगतान एक है। ठीक है। 6 महीने के बाद पी 500 रुपये लगाता है। तो 6 महीने तक ये है, 6 महीने तक ये है, 500 रुपये और लगा रहा है, यानी कि 2750। और क्यू ने 500 रुपये वापस ले लिए, यानी कि 2500। और उसी समय देखो आर भी आ गया। आर मतलब 6 महीने बाद एंट्री लिया है, X रुपये लगाकर निवेश के लिए जुड़ जाता है। ठीक। यदि 1 वर्ष के बाद पी और क्यू का लाभ ए और बी है, तो आर का लाभ A+B/2 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, एक्स है वो 6 महीने के लिए लगाएगा। ये भी 6 6 महीने की हो गया भाई, मामला सेट। चलिए। अब बोला जा रहा है, सर 1 साल के बाद पी और क्यू का जो लाभ है वो ए और बी है, और आर का लाभ A+B/2 है। तो एक्स का मान कितना होने वाला है? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी गुड। लाभ की बात कर रहे हैं अपन, तो इन दोनों के लाभ का आधा है। डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। 6 को खत्म करो पहले तो 6 सब जगह से कट चुका है। और यूं कहूं तो 4 और एक 5,000 तो यहाँ आ गया पी के साथ में। और 5,500 आ गया आपका क्यू के साथ में। और एक्स आ गया आपका आर के साथ में। और जानकर अच्छा लगेगा आपको कि 5,000 प्लस 5500 बटे 2 कितना बैठ रहा है? सर ये बैठ रहा है 5,250। ये आपका आर का आ जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं यही एक्स के बराबर भी हो जाएगा? 5,250 आधा है ना भाई। हाँ, नरेंद्र सब बता दूंगा, चिंता ना करो। क्या आपका आंसर आ गया, पहले ये बताओ मेरे को। अगर आंसर आ गया
तो मतलब बहुत ही मजेदार चीज सी है, मजेदार सी चीज है ये, अगर दे दिया तो आंसर। जिनका भी आ रहा है 76 का आंसर 5250 आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं है, अगला प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, आइए। इतना सा सिंपल है, और क्या अनामिका। सर ऊपर नीचे 6 को क्यों काटा? काटेगा तो सही ना, कॉमन आ रहा है ना, इसीलिए कटे जाएगा। हाँ, एक्स और वाई ने एक साझेदारी में कुल समय के 1/3 और 1/8 के लिए निवेश किया। समय के लिए वाई एक सक्रिय साझेदार है, इसलिए एक्स को अपने वास्तविक कुल लाभ का केवल 60% मिलता है। एक्स का शेष लाभ वाई को दिया जाता है, यानी कि जो एक्स का 40% है वो वाई ले लेता है। एक्स और वाई का अंतिम लाभ का अनुपात बराबर है, तो एक्स और वाई का निवेश का अनुपात कितना होगा? किया ये किसी ने? हाँ, किया किसी ने? किसी से हुआ ये क्वेश्चन? बता दो आप प्लीज। अभिनव आप शुरू से पढ़ाई करें, है ना, ये आज मिक्सचर एलिगेशन शुरू हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद में बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और अब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से करेंगे तो कवर हो जाएगा सब, और कवर करना ही पड़ेगा, मतलब कोई और चारा भी नहीं है ना। सर अब क्या करें आप ये बताइए। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यार एक्स है और वाई है, कुल समय के 1/3 और 1/8 के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। माना कुल समय के 1/3 और 1/8 के लिए, तो आपको मैं कह दूं टोटल समय आप 24 मान लो। हाँ, क्योंकि अगर आप टोटल टाइम आप 24 मानोगे, तभी आप ये देख पाओगे कि यार 1/3 का मतलब 8 यूनिट समय का, और 1/8 का मतलब 3 यूनिट समय का। वाई एक सक्रिय साझेदार है, इसलिए एक्स को अपने वास्तविक कुल लाभ का 60% मिलता है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि यही आपके लाभ मान लो, और इसका एक्स को कितना मिल रहा है? केवल 60% मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसको 60% मिल रहा है, तो इसी वास्तविक लाभ का वाई को कितना मिल जाएगा? एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 2/5। और जानकर आपको अच्छा लगवा देता हूं कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट ही ले रहे हैं इनका, तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए कि अगर आप ये 8, इसने ए रुपया डाला, इसने बी रुपया डाला, तो 3 × बी, तो क्या मैं कह सकता हूं ए और बी यहां पर इन्वेस्टमेंट है, ए और बी यहां पर इन्वेस्टमेंट है, उससे दो फायदे होंगे और ये टाइम है। ठीक है, अब बोला जा रहा है सर वाई एक सक्रिय साझेदार है, तो एक्स ने वास्तविक लाभ का 60% मिलता है एक्स को अपने वास्तविक लाभ का, यानी कि ये जो वास्तविक लाभ एक्स का है उसका 60% मिला, और वाई को बचा कुचा इसने दे दिया खुद का 40%। कोई दिक्कत है क्या? बोलो, क्या अब ये लाभ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है क्या मेरे दोस्तों? और क्या मैं अब इस लाभ को बराबर कर दूं? क्योंकि ये लाभ बराबर हो गया, क्योंकि बोला गया लाभ का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो क्वेश्चन हो गया बस आसानी से सॉल्व। सर 24a/5 15b प्लस 16a/5, 8a बराबर 15b। ए और बी की जो वैल्यू है वो आ गई सर 15:8, और क्या मैं कह सकता हूं यही इन्वेस्टमेंट का रेशो है 15:8। कैसा लगा प्रश्न? क्या ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, जो आप कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं? बोलिए, क्या दोस्तों बताइए ना, आंसर्स भी दिया करें साथ में, है ना, जो आप कर रहे हैं तो।
सर टोटल टाइम 24 ही क्यों लिया, 12 क्यों नहीं लिया? अरे भाई 8 और 3 से कट जाता है इसलिए 24 ले लिया, और फर्क भी नहीं पड़ता, हम इसका यूज भी कहां कर रहे हैं बताओ, नहीं करते कहीं भी। अगला प्रश्न आपके सामने ये ला, इसको भी करके दिखा दो चलो। सर ए और बी क्यों माना, हालांकि वो रेशो में है। ए और बी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपन को पता नहीं है ना, हमें निकालना क्या है, हमें उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ही तो निकालना है। तो मैंने ए और बी को इन्वेस्टमेंट माना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा। तो वाई को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, एक एक्स का जो प्रॉफिट था उसका 60% और 40% इसको दे दिया, तो बराबर हो गया वो, ऐसा है। सर ए और बी प्रत्येक 70,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय में जुड़ जाते हैं, और 10 महीने के बाद ए है ना 40,000 रुपए लगाकर निवेश कर देता है, और 2 और महीने के बाद बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। 2 और महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति सी शामिल हो जाता है और 40,000 का निवेश करता है। देखिए ए है और बी है, ए और बी 70,000 और 70,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं, और 10 महीने बाद ए 40,000 अतिरिक्त राशि का निवेश करता है। 10 महीने तक यही लगाया, और 10 महीने बाद 40,000 अतिरिक्त राशि का निवेश करता है। 2 और महीने बाद बी 20,000 रुपए निकाल देता है। अच्छा, तो 10 महीने बाद ये क्यों हुआ, और 10 महीने के होने के बाद 2 और महीने बाद, तो इसने तो 12 महीने तक यही चलाया और 20,000 रुपए और निकाल देता है, यानी कि ये हो गया 50। ठीक है, ठीक है। 2 और महीने बाद, मतलब आप समझ रहे हो, 14वां महीना चल रहा है, 12 महीने तो हो चुके हैं, सी आ गया 14वें महीने में, और 40,000 रुपए लगाकर आता है, और 10 महीने तक करेगा बस। अब इनका कितना कितना टाइम बचा हुआ है, बोले सर ये है अपना 14 महीने, कोई निकला थोड़ी है, नहीं, और ये अपना बचा हुआ है 12 महीने, और ये इनका 10 ही महीने है क्योंकि आए 14 महीने बाद ये, और ए और बी तो शुरू से ही थे। अब जो काट सकते हो काट लो, अदरवाइज सिंपल लेकर चल लो, क्वेश्चन तो अच्छा है ही। तो मैं ये कहता हूं ए बराबर आ गया 701 है, प्लस 154 1540, 0 4 7 और 5 12, ये हो गया सर 2240। बी बराबर 840 और 600, ये हो गया सर 1440। सी बराबर आ गया 400, जो कट सकता है वो काट लिया जाए, 4 से चले जाएगा 10 बार, 4 तिया 12 और 4 छिकी 24, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24, 2 से चला जाएगा 28 बार, 2 से चला जाएगा 18 बार, और 2 से चला जाएगा 5 बार। तो 5 बराबर अगर 7500 है, 1 बराबर 1500, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 2800 गुणा 1500, यानी कि 14 इंटू 3 42,000 आंसर आ रहा है मेरा। आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? तो काफी पेशेंसफुली तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चा है प्रदीप नाम से, मैं क्विक ट्रिक की बात कर रहा हूँ, क्विक ट्रिक ऐप की। अच्छा, क्विक ट्रिक ऐप पर आप लोगों को कल पीडीएफ नहीं मिली क्या भाई? मैंने डाल दी थी लेकिन वही रो रहा है, बाकी और सिंगल किसी भी बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताएं आपको मिल गई ना, अगर मिल गई है तो फिर मैं उसको बताऊं कि भाई देख तो सही जाकर, बस कमेंट ही करे जा रहा है। अभी आप कोई डाउट हो तो और बताओ, क्योंकि आते ही वो कमेंट करा सर। सर एक जैसा क्वेश्चन सर, हाँ, अरे ये अलग क्वेश्चन है सारे जयप्रकाश, यानी एक ही क्वेश्चन से ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये सब नए टाइप के क्वेश्चन है। हाँ किसी को, हाँ मिल गई थी ना, ठीक है, मिल गया, ठीक है, तो क्लियर है भाई। ओके सर, रीजनिंग का भी टेस्ट डाल दीजिए सर। वो तो डलेगा ही भाई, डालने की आग्रह करने की जरूरत नहीं है, वो तो डलेगा ही, वो तो मैंने ही बोल दिया था ना। अब अगला प्रश्न 79 नंबर देखिएगा।
दो साझेदारों ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश किया, वे लाभ का 60% समान रूप से वितरित करते हैं। वे लाभ का 60% समान रूप से वितरित करते हैं और शेष को अपनी पूंजी पर ब्याज के रूप में वितरित करने का निर्णय लेते हैं। हाँ, तो यदि एक दूसरे को 4,000 रुपए ज्यादा मिले, अब ये अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। जैसे कि देखो 225 000 यहां आ रहा है, 153 000 यहां आ रहा है, 3 0 से 3 0 चली गई, 25 नम्मा 225 और 17 नम्मा 153, तो 25:17 आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 4,000 रुपए का अधिक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 8:4,000 है। तो आप ये बोलोगे अरे सर डायरेक्ट क्यों निकाल रहे हो आप? तो मैं ये बोलूंगा मेरे दोस्तों कि भैया 60% तो इक्वल बांटा है। मैं तो ये मानता हूं कि टोटल कितना है, ये जो भी मैं निकाल रहा हूं ये 40% है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो एक रेशो की वैल्यू 500 है, तो ये हो गया सर 35 और 7 42 इंटू 500 यानी कि 21,000। तो 21,000 जो है ये मेरा 40% के बराबर है। आप लोगों को कोई तकलीफ है क्या? तो कुल लाभ अगर आप निकालोगे तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4 पंजे 20 बचा 1/4 25, 525 आंसर आ जाएगा 52,500। यानी कि जो 100% की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 52,500। कैसा लगा ये तरीका? ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, याद करो थ्योरी में, जब मैंने क्लास में भी बोला था आप लोगों को कि दोस्तों जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस उस 40% की वजह से ही तो आएगा। 60% तो बराबर ही बांटा गया है, तो आपको दिख नहीं रहा 60%, लेकिन 40% को अगर इसके बराबर कर रहे हो तो 100% इसके बराबर हो जाएगा। आपको 100% ही निकालना है। और मैं देख के बहुत खुश हो रहा हूं कि आपने आंसर लिए। चलिए नेक्स्ट इसको करेंगे। करिए फटाफट से करिए। हाँ, ये जो है सब सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको अपने आप 2 बार मिल गया क्योंकि ये लेटेस्ट आए हुए प्रश्न है सारे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आसान है, आराम से किया जा सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन बढ़िया है। अंतिम प्रश्न निपटाइए। दो साझेदारों ने एक व्यवसाय 50,000 और 70,000 रुपए का निवेश किया और वे लाभ का 70% समान रूप से वितरित करते हैं और शेष को अपनी पूंजी पर ब्याज के रूप में वितरित कर लेते हैं। अब 900 रुपए अधिक मिल रहे हैं उनको, तो कुल लाभ कितना है? देखो बात वही है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने इंटरेस्ट कैपेबिलिटी के ऊपर। है गजब का क्वेश्चन, अच्छा है, लगाओ दिमाग। अब वही वाली बात है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप जा सकते हो कि जो जो बराबर बट रहा है उससे कोई लेना देना आपका होता नहीं है कभी। अगर आप रखते हैं तो आपकी बात है, लेकिन होता नहीं है। वैसे मैं कहूं कि दो साझेदार हैं ए और बी, इनको मान लेता हूं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो 5:7 है। बोला गया कि 70%, तो कोई लॉजिक ही नहीं निकला। तो बाकी जो दो रेशो है वह 900 रुपए के बराबर है, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 450 रुपए के बराबर है और 12 की वैल्यू इसके बराबर है। तो ये जो हिस्सा होगा, क्या ये 30% के इक्वल हो जाएगा? तो 30% बराबर 5400, 100% बराबर 18,000। कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों? बस भाषा बदल सकते हो, लेकिन प्रश्न के उत्तर थोड़ी ना बदल सकते हो। और कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले आप जल्दी कर रहे हो आप, और इसी को ही सीखना कहते हैं। और यही समाप्त होता है आपका पार्टनरशिप। बस अब पार्टनरशिप के किसी भी तरह के प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हो। सिर्फ एक पूरे पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला काम आया है, वो आप लिख के बता दो लास्ट टाइम में।
पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला काम आया है, वो फॉर्मूला आप लिखकर बता दो। तो सर पूरे चैप्टर में एक सिंगल फॉर्मूला काम आया है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसके अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। बस ध्यान रखना होता है टाइम क्या क्या ले रहे हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस। आइए, अभी ना लैपटॉप में नहीं चलेगा भाई मेरे। चलिए अब आते हैं अपन, अगली हेडिंग डाल लीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब ही मिश्रण होता है। और हम आज से मिश्रण पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि किसी भी, अब मिश्रण कैसे बनेगा आपको पता है, हर चीज को हम अच्छे से एलेबोरेट करेंगे, हर चीज को समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, इतना गारंटी दे रहा हूं। तो आराम से समझना, प्यारी प्यारी चीजें होने वाली हैं और काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आइए अब मिश्रण का नियम क्या है, आप मुझे बताओ कि एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मैंने मिल्क को भर के रखा हुआ है और इसमें मिल्क भरा हुआ है, कोई टेंशन को नहीं। आप मुझे बताओ कि ये किसका मिक्सचर है? तो आप बोलेंगे सर मिक्सचर मिल्क का मिक्सचर है, तो यहां हम ये कह सकते हैं ये प्योर मिल्क का मिक्सचर है, यानी कि ये शुद्ध शुद्ध दूध है, कोई मिलावट नहीं। तो आप जब तक कोई मिलावट ना हो तब तक कोई मिक्सचर बन नहीं सकता। या मैं कह सकता हूं दो या दो से अधिक, ठीक है, मैं कह सकता हूं या दो से अधिक कंटेंट को मिला दिया जाए तभी एक मिक्सचर बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां मैंने मिल्क ले लिया, दूसरे कंटेनर में मैंने पानी ले लिया और इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बना दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां जो मिलेगा और यहां जो बनेगा उसी को ही हम मिश्रण कह सकते हैं। और इसमें दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज, कितनी भी चीजें हो, कितना भी कंटेंट हो, मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है ही मिक्सचर वही। भाई एक सिंगल से तो मिक्सचर कहलाएगा नहीं, ये तो शुद्ध दूध है, अगर आप इसमें पानी मिलाओगे तभी तो मिक्सचर ना बनेगा। आप बात समझ पा रहे हो तो बताइए। और अगर इस मिश्रण की मैं बात करना चाहूं तो इस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है? इस मिश्रण में दूध और पानी मिला हुआ है। तो जब तक आप लोग ये बता ना दो कि कितना दूध कितना पानी, उतने में मजा है? बता क्या मजा है फिर भाई? आप अगर कोई मिक्सचर बोल रहे हो, अभी जैसे मान लो चंद्रयान 3 अपना गया है, अब वहां पर जाकर मिट्टी को सैंपल लेगा, अब उसमें से देखेगा यार इसमें कितने परसेंटेज क्या खनिज है, इसमें कितने परसेंटेज क्या है, इसमें कितना परसेंट मैग्नीशियम है, कितना परसेंट और भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, कुछ ना कुछ तो देखेगा। तो एक तरीके से ये वही तो है कि आप वहां कंटेंट या कंसंट्रेशन को नाप रहे हो। तो एक मिक्सचर जो बनता है वो बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, उनमें से निकालना। भाई आज मान लो मैंने कोई सोना खरीदा, सोने में पूरा सोना थोड़ी ना होता है, सोना होगा पूरा तो 24 कैरेट होता है, वो 100% सोने की शुद्धता है। लेकिन अगर 22 कैरेट है तो उसके अंदर बाकी का क्या, बाकी का कुछ ना कुछ मेटल्स हैं, तांबा है या फिर कुछ भी और मेटल हो सकते हैं, तो वो मिक्सचर हो गया वो। तो मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक चीजों का मिलावट है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आजकल। तो इसी तरह से ये जो मिक्सचर बना मिल्क और वाटर का बना, अगर मैं कह दूं कि भैया ये 30 लीटर है, ये 20 लीटर है, अब आप तब खुश हो जाओगे क्या? तो अब आप कह सकते हो कि इस मिक्सचर का टोटल 50 लीटर है एवं मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है इसमें। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दूध का 3 भाग और पानी का 2 भाग मिलाया जा रहा है, तब जाके आपका ये बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है?
समझ में आ रही है बात? बस, तो इसी को ही हम मिक्सचर कहते हैं, इसी को ही हम मिश्रण कहते हैं, और ये नॉर्मल बात है, ये समझने वाली बात है, अब इसमें बुद्धि ना लगाएं। ठीक है, चलिए आइए। और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं है वो क्लास से चले जाएं। जैसे प्रदीप यादव नाम से लड़का है, वो आ रहा है तो अपने पता नहीं फालतू, सर घर में ये सब्जी बनी है, वो हो रहा है, सर ये बात हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पढ़ाई कर ले मेरे भाई, टॉपिक चालू हो चुका है नया, बुद्धि लगा पढ़ाई में। हाँ, क्योंकि समय आपको 1.5 घंटे ही मिल पाता है जब मेरे साथ आप जुड़े रहते हो, तो उस समय पढ़ लिया करो, ज्यादा बेटर है ना? क्योंकि हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं, और ये काम की ये चीज काम आएंगी, बाकी तो सब चीजें सुधर जाएंगी, है ना? अभी बच्चा मैं मैथ में वीक हूं, कौन से चैप्टर से शुरू करूं? अरे भाई शुरू से शुरू कर भाई। अब यही चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे हम, चीजें अब बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं, अब आपको मजा आएगा। देखिए अब एलिगेशन भी शुरू हो गया है ना, तो अभी आपको समझ में आ गई भाई, दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया, ऐसा मामला सेट हुआ। चलो आगे हम बात करना चाहते हैं। अगर मैंने ले लिया मिल्क, मैंने ले लिया यहां पर कितना पानी, और मैंने ले लिया यहां पर कितना, क्या कहते हैं अपना, और क्या मिलवा दे बताओ, घी। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को मिला दिया, 10 किलोग्राम हमने दूध लिया है, 10 लीटर मान लीजिए, और 20 लीटर हमने पानी ले लिया है, और 2 लीटर हमने घी ले लिया है। अब क्या इन तीनों से भी मिक्सचर बन सकता है? तो आप बोलेंगे काहे नहीं बन सकता भाई। हाँ, अब इन तीनों को मिला दिया तो एक मिक्सचर बन के तैयार हो गया, और इस मिक्सचर का कंटेंट कितना हो गया अब टोटल? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि कभी भी मिक्सचर बनेगा इन सभी कंटेंटों से तो मिलकर बन ही रहा है। तो 10, 20, 30 और 32, तो 32 लीटर का मिक्सचर है। तो यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि परसेंटेज मिल्क कितना है? तो आप ये कहोगे सर 10 लीटर मिल्क हमने डाला था और 32 लीटर टोटल मिक्सचर में डाला था, तो 10/32 गुणा 100, ये परसेंटेज मिल्क हो गया। यानी कि आप यहां से किसी भी मिश्रण में जो भी चीज मिली हुई है, क्या उसकी सांद्रता भी निकाल सकते हैं? क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते भाई? जितना मिक्सचर मिला हुआ है वो, और टोटल कितनी यूनिट में मिला हुआ है वो, हम 2 सेकंड में निकाल लेंगे। हमारा क्या जा रहा है? अगर मैं बात करूं कितना परसेंटेज पानी है, तो जितना आपका मिल्क है उससे डबल परसेंटेज में पानी है, क्योंकि 20 लीटर तो का पानी है 32 में से। और आपको पूछा जाए भाई परसेंटेज घी निकालो, तो आप परसेंटेज घी निकाल दोगे कि 2 लीटर है 32 में से। तो किसी को कोई संकोच तो नहीं है दोस्तों कि आप यहां पर एक मिश्रण में उपस्थित जितना भी कंटेंट है, हाँ, जितना भी कंटेंट है ना, सांद्रता है, वो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ गई? अलग अलग कंटेंट आप निकाल सकते हो परसेंटेज की वैल्यू के हिसाब से। तो आप उपस्थित कंटेंट का परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। अंडरस्टैंड? चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि किसी मिक्सचर में पानी प्लस सॉल्ट मिला हुआ है, पानी, वाटर को पानी कहते हैं और सॉल्ट को नमक कहते हैं, मिला हुआ है मान लो, और हमने क्या कह दिया कि भैया 20 लीटर आपका पानी है और 5 लीटर आपका सॉल्ट है, लिक्विड फॉर्म में डाला है सॉल्ट, या फिर पानी के साथ मिक्स करके डाल दिया, टोटल 25 लीटर कर दिया, 5 लिया और वो मिला दिया। ठीक है, पानी और नमक। अब मैंने क्या कर दिया, इसको वाष्पीकरण कर दिया। वाष्पीकरण या नहीं कि वेपराइज, वेपराइज जैसे ही मैंने किया तो वेपराइज करने पर 5 लीटर आपका जो मिक्सचर है वो उड़ गया। आप जब उसको वाष्पित करोगे तो
कहीं ना कहीं पानी टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि भैया अगर मैं कहूं यहाँ टोटल 25 लीटर का मिक्सर बन गया मेरा, तो वो टोटल 25 लीटर का मिक्सर बन चुका है, तो 5 लीटर तो आपका उड़ गया ना एक तरीके से, इवेपोरेट हो गया। मैंने बोल दिया ये बात। हाँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ परसेंटेज सॉल्ट कितना है जब आपका इवेपोरेशन हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज सॉल्ट बचेगा परसेंटेज में। तो भैया सॉल्ट का जो आप परसेंटेज निकालोगे कैसे निकालोगे, तो मैं कहूंगा 5 लीटर तो उड़ गया, तो अब मेरे पास सॉल्ट कितना बचेगा। भाई जब भी आप परसेंटेज लिखते हो, जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर लिखते हो, और नीचे मैं केवल 20 लीटर ही लिखूंगा क्योंकि 5 लीटर तो उड़ चुका है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि मेरा 25% सॉल्ट रह गया। अब किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बताओ। चलिए, क्लियर है ना। और आपकी जो पार्टनरशिप की A4 साइज की पीडीएफ है वो आज डल जाएगी, मतलब आज या कल मिल जाएगी आपको। अब बना देंगे उसको, आपको कोई एरर नहीं है उसमें, ठीक है ना। हाँ। जैसा कि आपका नियम पता है ना आपको, वो नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर डाउट ये हो रहा है कि सर जब 5 लीटर उड़ा तो क्या नमक नहीं उड़ेगा क्या? आपने नमक को 5 लीटर ही क्यों लिया? ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि जब कभी भी आप ही तो कहते हो सर कि अगर आप कोई मिक्सर निकाल रहे हो, जैसे 5 लीटर आप मिक्सर निकाल रहे हो, तो उसी अनुपात में निकलना चाहिए था ना। बोलो, उसी अनुपात में निकलना चाहिए था ना। और ऐसा होता भी है दोस्तों, क्योंकि जब हम आगे मिक्सचर को पढ़ेंगे, और अगर मैं आपसे कहूंगा कि मिक्सचर में मिल्क और वाटर दोनों मिले हुए हैं, और अगर मान लीजिए सेम इसी कंटेंट की बात करूं मैं कि भैया आपका क्या कहते हैं, अपना 20 लीटर आपका मिल्क है और आपका 5 लीटर आपका वाटर है, और आपने मान लो 5 लीटर मिल्क निकाल दिया, सॉरी 5 लीटर मिक्सचर आपने निकाल दिया, तो मिक्सचर किस अनुपात में निकलेगा? तो आप ये देखेंगे सर यहाँ 4:1 में दोनों मिले हुए हैं, तो 5 लीटर अगर आप निकालोगे तो 20 में से तो आप 4 निकालोगे और 5 में से आप 1 निकालोगे, तो कुल मिलाकर 16 और 4 के अनुपात में रह गया, और फिर से वो 4:1 रह गया, लेकिन अब वो 20 लीटर ही रह गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं बार बार, और पिछले वाले कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है? हाँ, क्या फर्क है? बताओ। अरे साउंड का क्या इशू आ रहा है तुम्हें? तो भाई साहब फर्क सर इतना है कि यहां पर जब आप 25 लीटर में से 5 लीटर उड़ाओगे ना, तो जब भी वेपोराइजेशन होता है, तो जब भी वेपोराइजेशन होता है तो पानी ही उड़ता है। तो 5 लीटर मिक्सर जब उड़ा तो केवल पानी पानी उड़ेगा, नमक उड़ेगा नहीं, तो नमक उतना ही रहा और टोटल 20 हो गया। इवेपोराइजेशन में सॉल्ट नहीं उड़ता है कभी भी, ना ही सॉल्ट उड़ता है ना ही शुगर उड़ती है।
जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको एग्जांपल के लिए कि 50 लीटर मिक्सचर में 50 लीटर वाटर प्लस शुगर में शुगर 4% है। आफ्टर वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण के बाद में, वाष्पीकरण के बाद 10 लीटर उड़ जाता है, यानी कि वेपराइज हो जाता है। 10 लीटर मिक्सचर कह सकते हैं। तो मुझे बताइए परसेंटेज शुगर कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, ना तो चीनी उड़ती है ना ही नमक उड़ता है। अरे चंदन पढ़ाई करना, क्लास देख तो रही है भाई। तो अगर मैं आपसे परसेंटेज शुगर पूछता हूं तो परसेंटेज शुगर क्या निकालोगे भाई मेरे। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि सर परसेंटेज शुगर में शुगर यानी कि चीनी बटे अभी जो टोटल मिक्सचर बचा हुआ है वो गुणा 100 ये होता है। तो शुगर कितना रहेगा, तो मैं आपको वही कहना चाहता हूं जितना पहले था, 50 लीटर का 4%। तो 50 लीटर का 4% जो शुगर है यानी कि 2 लीटर वही रहेगा शुगर। तो शुगर कितना है, 2 लीटर है। और अभी आपका टोटल मिक्सचर कितना रह गया, 50 में से 10 लीटर उड़ गया तो 40 लीटर। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 5%। कैसा लगा बताओ। तो जिनका भी 5% आंसर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लियर है क्या। हम्म। ठीक है भैया। हाँ आओ, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई भाई, मिक्सचर कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत। आइए अब थोड़ा सा एलिगेशन लगाने को समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया एक्स, ये एक्स रुपए पर केजी के हिसाब से लिया है, इसकी कीमत ये है प्राइस। एक दूसरा प्रोडक्ट है आपने ले लिया, उसकी प्राइस कितनी है, वाई रुपीस पर केजी। क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, नोट करिए।
क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि जेड रुपीस पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। अब जेड रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है अपन को। तो आप लिखिए दो प्रोडक्ट हैं जो कि एक्स रुपए पर केजी के हिसाब से है, एक दूसरे की प्राइस है वाई रुपए पर केजी, और दोनों को मिलाकर एक जेड रुपए पर केजी का एक सैंपल बना दिया गया है, दोनों को मिक्स करके। मैं कहता हूं ये मेरा पहला मटेरियल है और ये मेरा दूसरा मटेरियल है। अब मटेरियल में चीनी, चावल, गेहूं, ये वो सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा सर, और आप इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि पहले व दूसरे मिक्सर या पहले व दूसरे मिक्सर को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो सर इससे क्या मतलब है आपका? अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि इन व्हाट रेशो में पहले और दूसरे मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए, ऐसा लिखे आ गया, तो एलिगेशन यानी कि मिश्रण का कंसेप्ट लगेगा। अभी आप समझेंगे आज, अब आप समझेंगे कि कब कब एलिगेशन लगता है। एलिगेशन केवल मिक्सचर में ही नहीं लगता, एलिगेशन कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जो कि किन्हीं भी दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बन रही हो तो भी एलिगेशन लग जाता है। कैन यू बिलीव? आप में से कोई भी कर रहा है? आप में से किसी को भी मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, चलिए। लखनलाल पूरा सिलेबस होगा इस बैच में, है ना? पढ़ाई कर ले बस, और चुपचाप पढ़ाई करने पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। कई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस कमेंट ही करे जा रहे हैं। अब ऐसे सीख लोगे क्या तुम? और ऐसे तुम्हारी मैथ सुधर जाएगी? और ऐसे तुम ये कह पाओगे बाहर जाके यार मैं अच्छा पढ़ रहा हूं? नहीं कह पाओगे भाई। क्यों कह पाओगे? आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फिर इसमें गलती किसकी हो जाएगी अगर नहीं आई मैथ तो? बताओ। तो भैया सामने देखने से ही मैथ आएगी, और कैसे भी नहीं आएगी। चलिए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए भाई? अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है तो एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश करना। मैं अभी आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि एक्स अगर आ गया और वाई अगर आ गया और जेड अगर आ गया, तो आप मुझे एक बताओ, क्या जेड जो होगा, क्या जेड सबसे बड़ा हो सकता है क्या? यानी कि एक्स और वाई से बड़ा हो सकता है क्या? जेड एक्स और वाई सबसे छोटा हो सकता है? ग्रेटर देन और लेस देन पता है ना आपको बचपन में? तब एक्स जेड जो है, जो बीच में आता है, सबसे बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और जो जेड है सबसे छोटा भी कभी नहीं हो सकता।
फिर जेड रहेगा कहाँ, क्लियर तो करो। तो एक बात हमेशा याद रखना, जेड जो है वो एक्स और वाई के बीच में ही घूमेगा। अब हो सकता है कि वाई बड़ा हो तो एक्स छोटा होगा, और हो सकता है कि वाई छोटा हो एक्स बड़ा हो सकता है, लेकिन जेड जो रहेगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। बीचों बीच नहीं, बीच में, बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है। जिन बच्चों ने मेरा कोर्स पढ़ने के लिए लिया है वो भी एक बार यस कर देना है, बोला हाँ सर हम तो पढ़ने ही आए हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं अरे अरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, भाई पढ़ लो यार, हम अच्छा पढ़ा लेते हैं आपको, तो वो काम कर लेते हैं पहले। जब पढ़ाना छोड़ेंगे तब कमेंट ही जवाब दिया करेंगे, हैं? तो पढ़ लो अभी, है ना, मौका है सर, एक बार सिलेक्शन हो जाए। सर जेड बीच का होगा, सबसे बड़ा नहीं है, और कुछ, हाँ, सर पूरा पूरा बाउंस कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सामने ध्यान देख, सब चीज लिखी हुई है मेरे भाई, अब इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़ लिखे को फारसी क्या भाई। अब इसको बता, जब मैं तेरे को सामने सारी चीज लिख रहा हूं कि पहले और दूसरे मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए तो एलिगेशन लगता है, नोट्स में लिखना है। अब तेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, तेरे को पढ़ने में आ गया तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई एलिगेशन लगता कब है, जब किसी अनुपात में मिलाया जाए, पहली बात तो। अब आते हैं दूसरी बात पे, समझने वाली बात बता रहा हूं कि भाई जो सर ये जेड होगा वो क्या होगा। भाई तेरे मन में डाउट आ सकता है, अब नहीं भी आ रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तू, अगर आ रहा है तो एक दूसरा डाउट ये आएगा कि यार जेड क्या है सर, मतलब जेड की वैल्यू कैसे रहेगी। तो मैं बोल रहा हूं कि जेड ना तो सबसे बड़ा होगा, अगर सबसे बड़ा हो गया, इन दोनों से बड़ा हो गया तो एलिगेशन नहीं लगेगा, शर्त लगा ले ये बात। और जेड सबसे छोटा भी नहीं हो सकता, दोनों चीजें लिख दी, फिर जेड क्या होगा, जेड बीच में होगा, इतना ही बताया, बस इतना ही समझना है। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अगर इसको भी अगर ये बोल सकते हो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो भैया डिब्बा गोल है। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, एलकेजी वाला भी समझ लेगा, वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक जो मैं बता रहा हूं कि एलिगेशन कब कब लगेगा वो भी मायने रखता है। तो आपका जो एलिगेशन लगने वाला है वो तभी लग पाएगा कि जब आपके ये इस तरह की कंडीशंस रहेंगी कि मिड में रहेगा। चलिए अब आते हैं हम दूसरी चीज पर। सर क्या एलिगेशन सेम यूनिट्स में लगता है? सेम यूनिट का मतलब इकाई जो है ना, जो आपकी इकाई है, सेम इकाई में लगता है। मैंने प्रश्न पूछा है आपसे कि क्या एलिगेशन सेम इकाई में लगता है, तो आपका बड़ा बड़ा आंसर होगा यस। हाँ, हमेशा एलिगेशन जो है वो आपकी सेम इकाई में लगेगा। आप देख भी पा रहे होंगे यहां पर कि यहां पर भी देखो, आपने रुपीस पर केजी लिया है, रुपीस पर केजी लिया है, रुपीस पर केजी लिया है। ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मूल्य ही तो होगा, ठीक है। तो एलिगेशन हमेशा क्या सेम यूनिट में लगता है, तो आप बोलेंगे यस, हमेशा एलिगेशन सेम यूनिट में लगता है। सर दोनों मिक्स है तो जेड बड़ा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड दोनों को मिला नहीं रहा है, जेड दोनों के मिलन से बन रहा है और किसी अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो एक तरीके से जेड आपका क्या है पता हूं, जेड आपका एवरेज है। और एवरेज अगर है जेड, औसत ही तो है भाई। आप ये कहोगे भाई कोई 25 है और कोई 30 है, अब इसका एग्जांपल भी हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं समझेंगे। आप ये सोचिए कि कोई आप 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीज बना रहे हो और कोई 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीज बना रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई तू मेरे को बता, क्या तू 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीज बना सकता है क्या? इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को मिलाकर बेच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि दोनों की मिनिमम कीमत 30 है, दोनों के दिखाया जाए तो 35 कैसे बेच लेगा? और अगर मैं बोलूं कि भाई तू इसको 20 में बेच लेगा क्या, तो आप बोलोगे अरे सर इनकी औसत कीमत 20 बैठ ही नहीं सकती है। तो आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब भी आप मिड वैल्यू लेंगे, इसका बीचों बीच का मतलब बीच नहीं है, इसका मतलब है एवरेज, औसत। तो औसत ऐसी चीज होती है दोस्तों कि जो कि आप लोगों को यह बताती है कि आप 30 से ज्यादा नहीं बेच सकते हो और आप 25 से कम नहीं बेच सकते हो। औसत वो चीज है।
तो ये चीजें अभी आएंगी आपको। और दूसरी बात कि अभी 25 और 30 एक एक बराबर अनुपात में नहीं मिल रहे हैं, वही निकालना है कि किस अनुपात में मिल रहे हैं, और उसी लिए एलिगेशन लगता है भाई, यही तो निकालना है कि किस अनुपात में मिल रहे हैं, वही एलिगेशन, कि दोनों किस अनुपात में मिल रहे हैं, बस। तो इसी के ऊपर ही चर्चा चल रही है। पहले हम ये सीख रहे हैं, आप सिखा रहे हैं आपको कि कैसे लगता है एलिगेशन, क्या काम करता है, और किस तरह से आप एलिगेशन को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अभी जब यहां तक लिख लिया हो तो एक बार आप यस कर दें। अब मैं आगे चल रहा हूं कि सर जी आपने बहुत सारी रामायण बताई है, लेकिन अब मुद्दा तो बताइए कि क्या होता है। तो मैं कहता हूं या x रुपए पर केजी और y रुपए पर केजी को मिलाकर z रुपए पर केजी का मैं एक कंटेंट बना रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कि पहला और दूसरा मिक्सचर किस अनुपात में मिला हुआ है। अब जैसे ही मैंने बोला किस अनुपात में, वैसे ही आपके दिमाग में क्या आ गया, एलिगेशन कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने आपको किया, यहां मैंने घटाया y माइनस का z, और यहां मैंने घटाया z माइनस का x। अब ये मैंने घटाकर लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा, हर चीज का आपको जवाब मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, जरा समझिएगा। मैं यहां मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कौन बड़ा है। मैंने आपको ये पहले ही मेंशन कर दिया कि y है ना, वो x से बड़ा है। अगर y अगर x से बड़ा है तो क्या मैं ये समझ जाऊं कि जो z होगा इन दोनों के बीच में रहेगा? जी बिल्कुल, ये बीच में कोई वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अभी यहां जब y बड़ा है तो y में से ही तो z घटाओगे, हाँ घटाना है, तो y में से z घटाओगे तो ये आ गया। और अब यहां ये बड़ा है तो x जो होगा क्या z से छोटा हो जाएगा? हाँ, तो रिलेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y सबसे बड़ा, z बीच में और x सबसे छोटा। तो आपका जो रिलेशन आ रहा है कि y में से z घटा दो, घटा दिया। अब z में से x घटेगा, क्योंकि z बड़ा है, तो z में से x माइनस हो गया, ये इसलिए लिखा। और ये जो निकल कर आता है यही अनुपात निकल कर आता है। यही क्या है, यही अनुपात है। अनुपात, अनुपात रेशो, जिससे यह पता चलता है कि 1 और 2 पहले और दूसरे मिक्सचर किस अनुपात में मिले हैं, जिससे यह पता चलता है पहले और दूसरे मिश्रण किस अनुपात में मिले हैं, मिक्स हैं, यह पता चलता है। नोट कर लीजिए एक बार। इसी से पता चला कि पहले और दूसरे मिश्रण किस अनुपात में मिले हैं। ठीक है, अब बड़ा प्रश्न यह उठता है, स्टूडेंट का एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग में आपके उठ रहा होगा, ये अनुपात किसका है सर? मतलब प्राइस का है, कंजम्पशन का है, या किसी और चीज का है? भाई अनुपात निकाल दिया तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि बांटूंगा क्या। ये एक बड़ा प्रश्न है जो कि बच्चों के मन में हमेशा आएगा कि भाई ये अनुपात जो निकाल तो लिए हो आप, अब अनुपात निकाल दिया, आप ये बोल दोगे 2 सेकंड में कि पहले और दूसरे मिश्रण को इस अनुपात में मिलाया गया जो निकला। लेकिन ये जो पहले दूसरे मिश्रण में किस चीज का अनुपात है? पहले दूसरे मिश्रण की प्राइस का अनुपात है। क्या है ये मतलब निकलता किसका अनुपात है? ये किस चीज का अनुपात निकाला जाता है? आज तो आप प्राइस में लगा रहे हो, कल को आप किलोमीटर स्पीड में लगाने लग गए एलिगेशन, है भाई, कल को आप साधारण ब्याज में एलिगेशन लगाने लग गए, कल को आप प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाने लग गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये अनुपात आ रहा है ये किसका अनुपात है? आइए आंसर सुनिए इसका। अनुपात हमेशा जिस इकाई में
जिस इकाई मतलब जिस यूनिट में एलिगेशन लगा है, जिस यूनिट में एलिगेशन लगा है उसकी इनवर्स प्रोपोर्शन यूनिट का होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंसर आप मेरी भाषा में लिख लीजिए कि अनुपात जो आएगा वो किसका अनुपात आएगा, उसके लिए बता रहा हूं कि अनुपात हमेशा जिस यूनिट में एलिगेशन लगा है, किस में लगा है एलिगेशन, प्राइस में, प्राइस में, ये प्राइस ही तो है, एक्स रुपए पर केजी, वाई रुपए पर केजी, जेड रुपए पर केजी, आप ये मूल्य ही तो बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए मूल्य में लगा है तो उसका जो इनवर्स प्रपोर्शन होगा, यानी कि मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, या आप ये देखेंगे प्राइस किसके सापेक्ष में, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो आप ये देखेंगे इनवर्स प्रपोर्शन यूनिट यहां पर क्या है, किलोग्राम है। यानी कि इसका जो ये रेशो होगा किस अनुपात में मिलते हैं, तो ये जो रेशो है ये कंजम्पशन का रेशो है। कंजम्पशन का मतलब हम बोल सकते हैं खपत, जब हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तब भी समझाया था। यानी कि जो ये रेशो आ रहा है ये खपत का रेशो आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? प्लीज हाँ या ना में जवाब दें, मजा आ रहा है समझने में। और अभी हम लिखवाएंगे कि अगर फलाने में एलिगेशन लगेगा तो क्या निकल कर आएगा, अगर ढिकाने में एलिगेशन लगेगा तो क्या निकल कर आएगा। तो ये नोट कर लिया हो तो एक बार आप नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं ना। आइए भैया, तो अगर आपको एक रेशो वो पता हो, चलिए अनुष्का ने कितनी बढ़िया बात कही है, सर वाई या एक्स बड़ा है या छोटा लिखा आएगा क्या? अरे अनुष्का संख्या लिखी आएगी तो संख्या देखकर पहचान तो लोगी ना तुम। क्या तुम्हें बताया जाएगा कि 40 बड़ा है 30 से? कैसी बातें कर रहे हो यार। यहाँ तो हम वेरिएबल ले रहे हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है कि भाई आपको कंफ्यूजन ना हो। जब संख्या लिखी होगी तब तो पहचान ही लोगे। अब मैं ये सब चीजें क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे हजारों चीजें हैं, जैसे कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आपका एरिया है। हाँ किसी में भी लगा लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो ये गुणा में जो चीजें आ रही है, जैसे कि आप ये कह रहे हो कि इधर की तरफ की सारी कांस्टेंट मान लो, आप प्रॉफिट को कांस्टेंट मान लो,
तो प्राइस कंजम्पशन का रेशो आएगा। अगर आप प्रॉफिट में लगाओगे तो सीपी का रेशो आएगा, या सीपी में लगाओगे तो परसेंटेज प्रॉफिट सीपी का रेशो आएगा, स्पीड में लगाओगे तो टाइम का रेशो आएगा। ऐसे चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। दोबारा बोलता हूं, दो प्रकार की शुगर हैं, दो प्रकार की शुगर हैं, पहली और दूसरी। एक है 75 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी है 120 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहली व दूसरी टाइप की शुगर को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 95 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? करो आराम से। तो अभी आंसर आना चाहिए भैया। तो सर कैसे लगाओगे? मैंने कहा देखो एलिगेशन लगेगा। कैसे पता चला सर आपको? पूछो भाई कैसे पता चला मेरे से। पहले वाले मिश्रण का ये है, मतलब ये है, ये दाम है, दूसरे वाले टाइप की शुगर का ये दाम है, और ओवरऑल जो बनवा रहे हो आप 95 रुपए के हिसाब से बनवा रहे हो आप। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया था कि क्या 95 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है। एलिगेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये निकालना है कि ये दोनों किस रेशो में मिले हुए हैं। भाई आपको पहले और दूसरे किस रेशो में मिले हुए हैं टाइप, वो तो पता लगाना पड़ेगा ना, तभी तो एलिगेशन काम आ रहा है। तो यहाँ 120 में से आप 95 घटाओगे तो ये हो गया सर 25, और 95 में से 75 घटाओगे तो ये हो रहा है 20। तो आप 25 और 5 के 20, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के जो ये मिक्सचर है ये 5:4 में मिला हुआ है। तो यानी कि किस अनुपात में मिला हुआ है? तो आप ये कहोगे सर पहला वाला 5 अनुपात में, दूसरा वाला 4 अनुपात में मिला हुआ है, और यही आपकी कहानी निकल कर आ चुकी है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास टोटल क्वांटिटी 180 किलोग्राम है, तो ये बताओ 180 किलोग्राम मेरे पास मिक्सचर है, तो इसमें मैं पूछूं आपसे पहला वाला कितने का है, पहले वाला कितना मिला हुआ है, दूसरा वाला कितना मिला हुआ है? तो आप 2 मिनट में बांट दोगे सर पहले वाला 100 किलोग्राम मिला हुआ है और दूसरे वाला 80 किलोग्राम मिला हुआ है। अलग अलग क्यों? क्योंकि आपने ये निकाल दिया ना कि पहले और दूसरे किस, पहले और दूसरा टाइप किस रेशो में मिला हुआ है, वो आपने निकाल दिया। क्लियर है? चलिएगा।
अगला करोगे? चलो एक बार करके दिखाओ। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, आंसर आना चाहिए आपका। पहले प्रकार और दूसरे प्रकार, पहला वाला प्रकार है 120 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। दूसरे वाले प्रकार का है 180 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अब बोला जा रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, टाइप 1 व 2 को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 168 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। बताओ भाई, दिमाग लगा लेना, गलती आप कर लोगे मुझे पता है, दिमाग लगा लेना, गलती आप कर लोगे मुझे पता है। देखो गलतियां क्या हो सकती हैं बच्चे से, बच्चे को देखो ये बोला गया है कि भाई ये क्रय मूल्य है पहले वाले टाइप का और दूसरे वाले टाइप का, और आप डायरेक्टली अगर 168 यहां रख देते हो तो पहली गलती आपकी ये हो गई, 168 आपने डायरेक्टली रख दिया, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये गलत है। क्योंकि आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि आपकी यहां पर यूनिट जो है वो यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब क्या है, अगर ये सीपी है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए, बट ये तो विक्रय मूल्य है बेचने पर। तो अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप क्रय मूल्य निकाल के बताओ चलो। तो क्या हम कह सकते हैं सर 168 तो सीपी नहीं है, तो क्या करोगे, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है सर, 1/5, यानी कि 5 अगर आपका सीपी है तो 6 आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो 6 ही आपके बराबर होगा 168 के। जैसे कि 6 दूनी 12 और 6 8 48, 28 पंजे 140, तो 140 आपका क्या निकल कर आ गया, क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब एलिगेशन लगेगा कैसे, 120 पहला वाला पहले वाले टाइप को, दूसरे वाले टाइप की कीमत है 180 और दोनों को मिलाकर 140 है। आप फिर चेक करोगे क्या 140 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बोले ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूं, अब एलिगेशन लगा दूंगा मैं, 80 में से 40 गया तो 40 और 140 में से 20 गया तो 20, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये दोनों टाइप मिले हुए हैं 2:1 में मिले हुए हैं। बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर आ गई है तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक भी कर दें। और सर कहाँ करें लाइक, ये तो बता दो, हैं कहीं मत करो तुम, बस आंसर निकाल दो मेरे लिए, तो वही मेरे लिए लाइक है।
अरे समझ में आ रही है मेरी मुद्दे की बात? क्या एलिगेशन लगाना जान गए क्या? क्या एलिगेशन को पहचान गए क्या आप? अब गलती तो नहीं करोगे एलिगेशन लगाने में कदापि? हाँ, ठीक है। चलिए, अब ये तो डेटा वाला है, आगे और भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। लिखो। एक टाइप है, दूसरा टाइप है, इसका भाव है 50 रुपए पर केजी, और दूसरे वाले का जो टाइप है वो है 38 रुपए पर केजी। ठीक है। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे परिणामी मिश्रण आप जिससे परिणामी मिश्रण आप 45 रुपए पर केजी में बेच पाए? तो एलिगेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा? तो सर जी ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है 5। और अगर मैं बोलता हूं कि टोटल वजन है मिक्सर का 288 किलोग्राम, तो आप मुझे बताइए पहले प्रकार का कितना किलोग्राम मिलाया, दूसरे प्रकार का कितना किलोग्राम मिलाया? सर 2 अनुपात 1 वेट का रेशो, हाँ वेट का रेशो कंजम्पशन का ही तो होगा, क्योंकि प्राइस में लगा रहे हो ना आप, इसलिए। जैसे कि इसमें भी यही आया, प्राइस में लगा रहे हो तो कंजम्पशन का रेशो है 12 रेशो बराबर 288 किलोग्राम। 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, तो 24 × 7 पहले वाला टाइप हो जाएगा सर 24 × 7 168, और दूसरे वाला हो जाएगा 24 × 5 120। और दोनों के उत्तर आपके ये आ गए भाई, इतने इतने किलोग्राम का हिसाब। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्रकार की? ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भैया दो टाइप के आपके मैंगो हैं, मैंगोज, मैंगो हैं आपके दो टाइप के, पहला टाइप का मैंगो और दूसरे टाइप का मैंगो। पहले टाइप के मैंगो की जो कीमत है वो 160 रुपए प्रति किलोग्राम है। अच्छा, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि लैंग्वेज में क्या लिखा होगा जिससे आप पहचान पाओगे, एलिगेशन लगेगा। आप ये बता दो मेरे को बस एक बार कमेंट करके, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 175 रुपए प्रति किलोग्राम में निर्धारित किया जा सके बेचना। तो आपको क्या निकालना है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए, किस अनुपात में, ये जरूर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, किस अनुपात में मिलाया जाए, ये जरूर लिखा हुआ होगा तभी जाके बात बनेगी। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसे बन जाए। और बोला जा रहा है कि जो मिक्सचर तैयार किया गया है, जो मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर 40 किलोग्राम है, तो आप मुझे बताओ पहले वाला क्या है, दूसरे वाला क्या है? वेरी गुड। आओ भाई।
आ जाओ भाई, आ जाओ, स्वागत है। तो गुरुजी क्या करूं, मैं वही काम करो जो सिखाया है, 25 और 15। तो 55 और 5 × 3 = 15, 5:3। तो 8 रेशो बराबर आपका 40, 1 रेशो बराबर आपका 5। तो पहले वाला हो गया भाई 25 किलोग्राम, दूसरे वाला हो गया कितना, 15 किलोग्राम। आम की बात है, आम बात है, आम की बात है। 25 और 15। क्लियर भाई साहब, समझ में आ रही है बात? एलिगेशन समझ रहे हो थोड़ा बहुत? अभी एलिगेशन बहुत डीप है, हाँ, अब ये यहाँ खत्म नहीं होता है। अब 2-4 क्वेश्चन बना लोगे, समझ लोगे, आ गया। ऐसा नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, एलिगेशन को अभी और भी डीपली हम पढ़ेंगे। एक जनरल क्वेश्चन ये बनता है कि एक दूध वाला है, दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, और मिक्सचर को, भाई दूध और पानी मिल जाएंगे तो मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। आप बात को समझना, मतलब पानी मिला रहा अगला और बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, तो 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा हूं। आप मुझे ये बता दो, मिल्क कितना है और पानी कितना है? बस ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे पेपर में। अरे भाई शुरू से ही पढ़ना है भाई। हाँ, बीच से क्यों पढ़ाएंगे हम? शुरू से पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन से, जो क्विक ट्रिक वाले हैं, और जो इस पे जोड़ रहे हैं वो परसेंटेज से पढ़ो, कोई टेंशन ही नहीं है बॉस। अब आइए मुद्दे की बात पर। सर ये जो प्रॉफिट नाम की चीज है, क्या है ये? मैंने कहा भैया देखिए, ये 1/6 है, यानी बात को समझना, मिल्क और वाटर की हिसाब है ना, बात समझो, करो एक बार, दिमाग लगाओ। भाई आंसर आ गया क्या? 6:1, ये आंसर आएगा। तो कहानी क्या है देखिए, कि जो भी ये है, ये आपका क्रय मूल्य है। आप जो भी क्रय मूल्य खर्च करोगे, वो आप किस पर करोगे? मिल्क पर ही करोगे। और जो ये आपका प्रॉफिट है, भाई आप जब क्रय मूल्य पर बेच रहे हो तो प्रॉफिट आपका क्या है? जितना वाटर आपने मिलाया वही होगा। तो क्या आप कभी भी जिंदगी में आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो क्या, कि 6 आपका मिल्क होगा और 1 आपका पानी होगा? डायरेक्ट, हाँ। जैसे कि कल को ये बोल दे कि एक जो मिल्क मैन है, दूध वाला, वो सीपी पर बेचकर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो बताइए मिल्क कितना मिलाया होगा और पानी कितना होगा?
20% का प्रॉफिट है तो क्या होगा भैया, 1/5। तो यानी कि जो 5 है वो सीपी खर्च किया है अगले ने, तो 5 जो खरीद कर लाएगा वो मिल्क तो खरीद कर ले जाएगा। एक का आपका पानी है, हाँ बेच 6 यूनिट रहा है लेकिन बेचने के लिए तो प्रॉफिट वो अलग से कमा ही रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है उसको प्रॉफिट कमाने की। वो कह ही रहा है ना कि भाई मैं 5 खरीद रहा हूं 6 बेच रहा हूं, तो एक का प्रॉफिट 5 के रेस्पेक्ट में। हाँ मस्त। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इसी पर कि 20 रुपए पर लीटर का मिल्क खरीद कर ₹20 पर लीटर का मिल्क खरीदकर 40% प्रॉफिट कमाता है यदि मिल्क सीपी पर बेच रहा है, मतलब वो सीपी पर ही बेच रहा है। तो आप बताइए कि पानी कितना मिलाया उसने, तो पानी कितना डाला है। तो बात को जरा समझने की कोशिश करना दोस्तों कि 40% का प्रॉफिट है खुला 5 से 7, तो साफ साफ ये समझ जाइए कि 5 अगर आपका सीपी वाला मिल्क है तो 2 आपका ये जो प्रॉफिट है यही पानी तो 5 आपका क्या हिसाब से आ रहा है ना, ₹20, या हम ये कह सकते हैं 20 लीटर मिक्सचर, ऐसा बोलो 20 लीटर मिल्क खरीद कर, ऐसे बोलो रुपए मत बोलो, 20 लीटर मिल्क को खरीद कर अगर 40% का प्रॉफिट कमाता है तो ये कितना हो गया, 20 लीटर है ना। हाँ तो मिल्क कितना है यहाँ पर अपना 5 रेशो, तो मिल्क आपका अगर 20 लीटर है तो यहां पर इसने 8 लीटर आपका क्या कर दिया है, पानी मिला दिया है, ऐसा बोलो, तब जाके वो 40% के प्रॉफिट कमा रहा है। क्वेश्चन को चेंज कर लो, बाकी आप सभी के आंसर सही आए हैं। 8 लीटर मतलब बिना क्वेश्चन चेंज की सही आंसर दे दिया आपने। तो कैसा लगा भैया सेशन आज का, आज तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी तो ये कर नहीं पाओगे आप, कल सिखाएंगे और, ठीक, मजा आ गया, अच्छा लगा भैया। जुड़ते हैं 11 बजे फिर, और बहुत सारे लोगों को जोड़ो, क्योंकि यहां मैं जो मुहिम लेकर चल रहा हूं वो ऐसी मुहिम है जो लाखों बच्चों की जिंदगी बदल देगी। मैथ के लिए एक 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 इंटरनल एक शिक्षा चल रही है जो कि गजब की चल रही है, एक लहर चल रही है शिक्षा की, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ये सोच नहीं सकते हो कि कितना सीखने वाले हो आप लोग। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।